हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और लगातार वीडियो को देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि अब तक हम फिजिक्स के 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज आपका ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो आज का टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ेंगे। इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसमें पढ़ेंगे आपके वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर रूप को पढ़ेंगे, फिर इसमें कुछ इसके एप्लीकेशन होंगे उनकी चर्चाएं करेंगे, उनकी बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम वैद्युत क्षेत्र क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता क्या है इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक Q प्लस चार्ज दिया गया है, ये Q प्लस चार्ज दिया गया है और एक आपको कह दें कि इससे कुछ दूरी पे आपके पास एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, Q नॉट चार्ज है, ये भी प्लस टाइप चार्ज है। अब क्या होता है कि इसके वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगा, ये तो हम कूलाम के नियम से पढ़ चुके हैं कि इसके वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगा। तो होगा क्या कि ये कुछ दूर जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। ये तो हम जान चुके हैं पहले ही कि दो आवेश होंगे तो दोनों में क्या कुछ फोर्स लगेगा। ये फोर्स कैसे लगता है ये आपको कौन बताता है? वैद्युत क्षेत्र बताता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छे से तो आप कूलाम के नियम को और बढ़िया से समझ पाएंगे। तो मान लिया हमने बस ये मन की गढ़ंत जो कहानियां होती हैं उस तरह की ये कहानी है, बट इसको फील करना है। जब आप फील करेंगे तो मैं रियली बता दूं आपको कि फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा और फिजिक्स बहुत बढ़िया आएगी आपको। तो मान लो कि हमने इसको ऐसे ढक लिया, इसको ऐसे छुपा लिया और इसके बाद भी मैंने देखा कि इस पे जो फोर्स लग रहा था इसके वजह से इसको ढक लेने यानी छुपा लेने के बाद भी फोर्स लग रहा था। तब हमारे मन में आया होगा ऐसा, भाई साइंटिस्टों के मन में आया होगा कि एक्चुअली इसको छुपा लेने के बाद भी कुछ ऐसी चीज जनरेट हो रही है, कुछ ऐसी चीज उत्पन्न हो रही है जिसके कारण इस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो हमने कहा कि ये मन की गढ़ंत कहानियां हैं, तो हमने माना कि मान लिया कि ऐसे इसके चारों तरफ क्या बन रहा होगा? एक क्षेत्र बन रहा होगा। इस क्षेत्र से क्या हो रही होंगी कि ऐसे रेखाएं निकल रही होंगी, ऐसे रेखाएं निकल रही हैं इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर। अगर ये चार्ज यहां रखा होता तो इस दिशा में जाता, ये चार्ज यहां रखा हुआ है तो इस दिशा में जा रहा है। तो मतलब हुआ क्या कि ये वाला जो चार्ज था इसके वजह से एक प्रकार का क्षेत्र बना। इस क्षेत्र के वजह से एक दूसरा जो चार्ज आपको टेस्ट के लिए चार्ज रखा गया है और इस चार्ज का हमने नाम दे दिया टेस्टिंग चार्ज, यानी इतना छोटा सा चार्ज है, बिल्कुल मान लेते हैं मच्छर वाला चार्ज। मच्छर वाला चार्ज समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है जब टेस्ट के लिए है। तो इसके वजह से इसमें फोर्स क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। और ये चार्ज होता क्या है ये हम नहीं केवल कह सकते कि इसके वजह से जो रेखाएं निकल रही हैं वो यहीं तक हैं। ये रेखाएं कहां तक निकल के जा सकती हैं? इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, अनंत तक जा सकती हैं। लेकिन उसी के वजह से इस पे क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था। अब बिल्कुल बातें आपको क्लियर हुई होंगी कि ये वाला जो चार्ज था इसके आसपास एक ऐसी फील्ड जनरेट हो रही थी जिसके वजह से कोई दूसरा चार्ज इसके पास आने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा था। तो उस फिनोमेना को हमने नाम दिया वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन की बात करें तो हम ये आपसे कह सकते हैं कि एक ऐसा चार्ज जिसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रही है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव कर सके, इस फिनोमिना को नाम हमने दे दिया वैद्युत क्षेत्र। बात क्लियर हुई होगी। अब क्या होगा कि इस चार्ज के वजह से, अब इस चार्ज को हम कहेंगे कि कुछ दूरी पर रखने पर, अब कुछ दूरी पर रखने का मतलब कितना ये फील्ड जनरेट किया, कितने दूर तक ये फील्ड जनरेट हो रही है, उसका मान हमको कैसे मिलेगा? तो वो मान हमको मिलेगा किसके हिसाब से? तो उसको हमने एक नया नाम दे दिया थोड़ा सा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यानी अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है कि यानी जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से किसी बॉडी पे जो आप फोर्स लग रहा था, उसको वो किस फोर्स से आकर्षण कर रहा है अथवा प्रतिकर्षण कर रहा है, तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो कितना है, उसी को नाम हम देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया हमने कि आपके पास एक चार्ज है Q प्लस और इससे P दूरी पर, सॉरी इससे R दूरी पर हमने एक P पॉइंट रखा और यहां पे एक टेस्टिंग चार्ज रखा जिसका नाम हमने रखा Q नॉट प्लस, इतना रखा। फिर हमने कहा कि इस पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है इसके वजह से वो कितना लगा, F लगा। तो वो कितना लग गया, F लग गया। तो मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, Q नॉट पे लग रहा है। तो इसके वजह से मिल क्या रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है। अगर अब हम कहीं बात कर दें कि वैद्युत क्षेत्र, तो आप समझ जाइएगा कि उसकी बात किसमें की जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। यानी अगर यहां से देखें हम तो Q नॉट पे ही आपका फोर्स लग रहा है F, तो इसके कारण हमको क्या मिल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको कहते हैं E इक्वल टू आपका F अपान Q नॉट। क्या कहते हैं, F अपान Q नॉट। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट। अगर इसके मात्रक की हम बात कर लें तो कह सकते हैं कि न्यूटन अपान कूलाम। क्या कहेंगे, न्यूटन अपान कूलाम। ये आपका बनेगा, इसको नोट करिए, फिर आगे इसको हम समझते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिएगा, ये आपके अगर आपसे कोई पूछ दे कैसी राशि है तो आप कहेंगे कि ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये बात तो क्लियर हुई, इसलिए इसका नाम हम क्या दे देंगे, वेक्टर। क्योंकि F भी आपका वेक्टर है, इसलिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये भी कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, आगे इसको अभी पढ़ते हैं हम। आप देखिएगा कि जो आपने चार्ज रखा है वो कुछ दूरी पे रखा हुआ था, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, इसके वजह से फोर्स लग रहा था। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं तो आप लिखेंगे E इक्वल टू, आप F की वैल्यू जानते हैं कि Q, अब Q एक था प्लस Q था, एक Q नॉट था, इतना तो था, अपान में R स्क्वायर, और पहले से ही आपका क्या है, Q नॉट है, यानी टेस्टिंग चार्ज। यानी इसको अगर लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फोर्स अपान टेस्टिंग चार्ज। लिखना चाहे तो लिख दें, यहां पे आप इस वाले को फोर्स अपान टेस्टिंग चार्ज। अब फोर्स की बात तो आप जानते ही हैं कूलाम के नियम से, कि कूलाम के नियम से फोर्स की जो वैल्यू आती है, यदि दो आवेश रखे गए हैं, एक Q है दूसरा Q नॉट है,
तो आपका आ जाता है F इक्वल टू के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। बस उसी वैल्यू को हमने पुट कर दी और क्यू नॉट आपका पहले से ही था। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्या मिल जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक तो बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात समझिएगा कि यदि आपका जो आवेश होगा उसके वजह से जो टेस्टिंग चार्ज रखा जाएगा, इस चीज को यहां समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये आवेश था और इसके वजह से जो दूसरा टेस्टिंग आवेश रखा हुआ था, टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ था, ये क्यू नॉट, इसके बीच की दूरी आर थी। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोच के देखिए, क्योंकि ये क्या है? आपका आर है, ये भैया आर है, तो इसको देखिए इसके हिसाब से कहाँ है? व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है? तो यानी अगर चार्ज जो टेस्ट के लिए रखा जाएगा, दूरी बढ़ने पे क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। जैसे यहां पे समझिए इस तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्यू प्लस चार्ज रखा गया, इसके पास ऐसे ऐसे क्षेत्र बना, फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्षेत्र बना। ऐसे ही इस पूरे कंडीशन के लिए हमने बताया आपसे कि जो यहां से निकलने वाली रेखाएं होती हैं, यानी काल्पनिक रेखाएं ही तो मानते हैं इसको, मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो यहां से जो निकलेंगी ऐसे, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा जाएगा, एक चार्ज यहाँ टेस्टिंग रखा गया एक बार और एक बार यहाँ पे रखा गया, तो आप नॉर्मल सी बात है कि समझ सकते हैं कि जो यहां लगेगा इस पे फोर्स ज्यादा होगा, इस पे फोर्स क्या होगा? कम होगा। जब फोर्स भी कम हुआ और चार्ज भी, जो दूरी थी वो भी क्या हो गई? बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई और फोर्स कम हुआ यहां पे, तो यानी दूरी बढ़ने के वजह से इसका मान क्या हो गया? कम हो गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र का मान डिपेंड करता है इस बात पे कि आवेश कहां पे यानी कितनी दूरी पे रखा गया है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। तो यहां से आप इसको थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इस रूप में भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। अब जरा एक जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में भी काम कर सकता है। तो जैसे आपसे कह दे कि जो आपका चार्ज रखा गया है, ये जो चार्ज था इससे आर दूरी पर एक जो टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ था, तो कहता है आपसे कि यहां से जो इसकी एरिया बन रही है, यानी जो इसका क्षेत्र बन रहा है, वो यहां पे भी होगा, यहां पे इसके वजह से यहां पे भी होगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। लेकिन अगर ये पूछ दे आपसे कि जो आपका चार्ज रखा गया है जिससे ये क्षेत्र पूरा बन रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र जो बन रहा है, इस चार्ज पे कितना होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बता पाएंगे आप? जरा सोचिएगा, वीडियो को पॉज करके इसके बाद रिजल्ट मिलाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम कह दें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी जो हमारा चार्ज था जिसके वजह से हम किसी दूसरे बॉडी पे यानी एक टेस्टिंग चार्ज रख के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, इस चार्ज पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहां पे जो आर होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो आर होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि आपने एक फार्मूला अभी लिखा, E इक्वल टू के क्यू नॉट या क्यू सॉरी E इक्वल टू के क्यू अपान आपका क्या था? आर स्क्वायर। जब आर की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, आगे अब हम कह लेते हैं कि इस E की जो आपकी वीमा होगी वो कितना होगी, तो हम E इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट पढ़ चुके हैं। तो निकालना हम आपको वीमा बता चुके हैं, तो इसकी वीमा याद हो गई होगी सबको। तो इसकी वीमा हो जाती है ml t के पावर -2 अपान, आप नीचे आएंगे तो ध्यान से देखेंगे क्यू नॉट की बीमा कितनी होती है 80। तो अब आप निकालेंगे टोटल बीमा, तो कहेंगे m तो यही रहेगा, l भी यही रहेगा, लेकिन ये भाई साहब इनके सर पे कितना है 1, ऊपर जाएंगे तो माइनस बन जाएंगे, तो t के पावर कितना बन जाएगा -3, और a भी ऊपर जाएगा, इनके सर पे भी कितना है 1, तो ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा -1। ये हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के वेक्टर रूप को, यानी सदिश रूप को। तो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो चार्ज रखा हुआ था Q प्लस, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको वेक्टर रूप में लिखना है, तो बात को समझिएगा। E इक्वल टू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था K Q अपान R स्क्वायर, ये तो हमको पता है। यहाँ पे जो हमारा चार्ज हुआ करता था वो क्या है Q नॉट, जिसको हमने क्या नाम दिया था, टेस्टिंग चार्ज। अब वेक्टर रूप की बात करेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा कि E वेक्टर इक्वल टू K Q अपान क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, यहां तक तो क्लियर हुआ। जब वेक्टर रूप की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं। तो इसके वजह से फोर्स इधर लगा, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज था, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो डायरेक्शन जब इधर होगी तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, आर कैप लिखेंगे, आर कैप हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, आर कैप को जब हम एकांक वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो कहते हैं E इक्वल टू K Q अपान R स्क्वायर। अब इसका जब वेक्टर रूप लिखेंगे तो कहते हैं एकांक वेक्टर के लिए कि R वेक्टर अपान मॉड ऑफ R हो जाएगा यहां से। अब क्या, ये भी मॉड में ही होता है क्योंकि इसके इक्वल ही ये होता है, तो ये हो जाएगा आपका K Q अपान मॉड R का क्यूब इंटू R वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, इनका वेक्टर रूप। किसका वेक्टर रूप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल पुराने क्वेश्चन, मतलब ये पढ़ाया गया आपको कूलाम के नियम में वेक्टर रूप, वैसे ही ये पुराना, बस समझना है कि ये दिशा कैसे निकालते हैं। अब आर कैप में किसी को तो दिक्कत नहीं होगी, एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, एकांक वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यहां जैसे किसी को डाउट होगी तो देख लीजिएगा। आर कैप होता है तो इसका वेक्टर लिख लेते हैं और इसका क्या कर लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। बस इसी चीज को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे पुट करा और हमें वेक्टर रूप मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब होगा क्या इसमें, समझिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक Q1 प्लस चार्ज है और दूसरा Q2 माइनस चार्ज है और तीसरा Q3 प्लस चार्ज है।
अब इन सभी चार्जों के किसी एक निकाय पर, इन सभी चार्जों के वजह से किसी एक निकाय पर, मान लीजिए ये ऐसे आ गया, ये ऐसे हो गया, इसका नाम हमने रख दिया O। अब बोलेगा कि इस वाले पॉइंट पे इन सभी अलग अलग चार्जों के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये आप देखिए कैसे बता, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। जब ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इसके लिए E1, इसके लिए E2 और इसके लिए E3, इसलिए आपका जो E नेट बनेगा, E नेट इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर सम ऑफ E2 प्लस वेक्टर सम ऑफ E3। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा कि जब अब हम ऐसे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम लेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात की जा रही है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा कि इसका आप रूप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि E1 के लिए लिखना होगा तो लिख सकते हैं क्या आप, के क्यू अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। E1 के लिए होगा तो R1 कर सकते हैं। अगर इसी चीज का वेक्टर रूप लिखना होगा तो के क्यू अपान मॉड ऑफ R1 का क्यूब और क्या R1 का वेक्टर कर सकते हैं। ये कैसे आया, ये चीज आप इससे पीछे समझ चुके हैं। ऐसे ही E2 E3 सबका करके वेक्टर एडिशन कर देंगे तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बच्चों अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी इनका कैरेक्टर कैसा होता है उसके बारे में। तो कहता है ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। यानी इनकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो क्या है, धन से चलेंगी और ऋण पे जाके क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। यानी अगर इस चीज को समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पे कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे जो रेखाएं निकल रही हैं वो बाहर की तरफ ऐसे निकल रही हैं, लेकिन जो ऋण आवेश होता है उस पे क्या होता है कि रेखाएं इसमें इंटर करती हुई प्रतीत होती हैं। यानी हमने पहले ही कहा था कि ये मनगढ़ंत कहानियां थी, ऐसा फील करते हैं कि इनका नेचर है। तो ये कहा जाता है कि प्लस क्यू चार्ज से जो रेखाएं निकलती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, लेकिन माइनस क्यू चार्ज पे जो होती हैं रेखाएं वो क्या होती हैं, वो इनवर्ड होती हैं, यानी इसके अंदर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। तो यही होता है कि यहां से ये चलेंगी और यहां पे आके क्या होंगी, इंटर कर जाएंगी। इसलिए कहता है कि ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात ये कहता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धनावेश पर बल की दिशा को बताती है। ये वाली बात थोड़ी सी आपको भी समझ में नहीं आई होगी कि इसके कहने का पर्पज क्या है। तो ये कहता है कि यदि कोई वैद्युत बल रेखा है, मान लीजिए कि आपके पास ये आपकी वैद्युत बल रेखा ऐसे चल रही है, इसी पर बोला है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि ये ऐसे आपकी वैद्युत बल रेखा थी और इस पे हमने ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दिया। तो कहता है कि इस पे खींची गई स्पर्श रेखा इस पर लगने वाले बल के धनावेश को बताती है। यानी जो इस पे
लगने वाला धनावेश पर बल की दिशा को बताती है, यानी यहां से धनावेश के कारण बल की दिशा क्या होगी उसको बताती है। तीसरी बात कि कोई भी दो रेखाएं यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जहां पे ये काटेंगी उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है? मान लिया हमने ऐसे एक वैद्युत बल रेखा है और एक ऐसे वैद्युत बल रेखा है, और इसी को बोला है कि इनके कटान बिंदु पर दो आपकी स्पर्श रेखाएं बन जाएं, स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा हमने इधर करा इस दिशा में और एक स्पर्श रेखा इधर कर दिया इस दिशा में। तो ये जो स्पर्श रेखा है अभी हमने पिछले वाले इसके क्वालिटी के रूप में बताया कि जो स्पर्श रेखा होती है ये इस पे लगने वाले धनावेश के बल की दिशा को बताती है। तो ये बताइए एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं संभव कैसे हो सकती हैं? यानी जब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनके क्रॉस करने से उस पे जो स्पर्श रेखा होगी वो स्पर्श रेखा उस पर लगने वाले धनावेश के बल की दिशा को बताता है। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। एकदम बात क्लियर होगी? ये चीज समझ में आ गया होगा तीनों? तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आगे इसमें हम इसके नेचर के रूप में अगली क्वालिटी पढ़ते हैं। तो इनका अगला नेचर है कि ये रेखाएं लचकदार डोरी की भांति अपने लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इसको समझिएगा कि जैसे ये आपका प्लस क्यू चार्ज था, तो इसके कारण आपका आउटवर्ड होंगी ये वैद्युत बल रेखाएं, और माइनस क्यू जो है यानी जो माइनस चार्ज है इस पे क्या होंगी? इनवर्ड होंगी, यानी इंटर करेंगी। क्या करेंगी? इंटर करेंगी। ये बना ऐसे आपका इंटर करेंगी। तो इसी को बोला है कि ये रेखाएं लचकदार डोरी की भांति अपनी लंबाई में सिकुड़ने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। तो यानी जो ये रेखाएं होती हैं विपरीत नेचर की, ये इसमें इंटर जैसे जैसे करती जाएंगी वैसे वैसे क्या? सिकुड़ने का प्रयास करेंगी। जब सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, क्योंकि यहां से आउटवर्ड बाहर निकलेंगी और यहां क्या कर जाएंगी? इंटर कर जाएंगी। तो यानी यहां से बाहर निकली और यहां प्रवेश की, इसलिए ये अपने लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसलिए इन विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है। आगे बोला है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। इसलिए समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो इस चीज को फिर यहां पे समझ लेंगे कि ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया। यहां की भी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर निकलेंगी और यहां की भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। सेम कंडीशन ऐसे ही होगा यहां का भी। तो यहां से भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, आप बना लेंगे ऐसे। समझना है, फील करिए, फिर फिजिक्स देखिए एकदम धमाके से आएगी आपको। अब देखिएगा, अब ये ऐसे दोनों आपकी जो ये रेखाएं हैं ये ऐसे आ रही हैं। समान नेचर होने के कारण ये क्या करेंगी? समान नेचर को हमने बताया कि ये दूसरे से दूर भागती हैं। अब क्या होगा कि ये अपने लंबाई में यहां से ऐसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और यहां से,
तो इसी को बोला है। अब इस लंबाई के ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, यानी लंबवत हो गई। इसलिए समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब तो इनका नेचर यानी इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बढ़िया से पढ़िए और समझिए। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें इसमें आपको हम बता देते हैं, जैसे कि आपका जो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, यानी जो आवेश है, प्रत्येक आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यानी कोई भी आपका चार्ज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। लेकिन हमने जो टेस्टिंग चार्ज की बात की थी, नोट करके उसको समझ लेंगे कि जैसे स्टार्टिंग में हमने जो ये टेस्टिंग चार्ज की बात की थी, ये जो टेस्टिंग चार्ज होता है इसके पास अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिंग चार्ज है, बिल्कुल छोटा सा, एकदम टेस्टिंग का मतलब मच्छर टाइप चार्ज, छोटा सा तो चार्ज है, और ये इनका अपना इलाका होता है, बड़ा है, इसलिए इलाका भाइयों का इलाका, भाइयों का इलाका टाइप वाला ये आपका चैप्टर था। यानी ये एरिया में पकड़ता है, इनकी एक एरिया बनी होती है, उसमें क्या करता है, आवेशों को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण देता है। तो इसकी बात की जा रही थी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये जो टेस्टिंग चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, एरिया बन रही है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है, इसलिए इसको हम क्या नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उसके बराबर मान लेते हैं। एक चीज और क्वालिटी में कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कोई पार्टिकल दूर होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी कम होता जाएगा। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।